वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हमें आज एक नए पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है। आप जी, तो आप अपना नाम जो है ना उस पर आप मेंशन कर सकती हो। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो ना वो मीटिंग को जब भी ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने के टाइम पे वो इस मीटिंग के स्टार्ट में ही आपसे जो नाम पूछा जाए ना मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, उसमें आप अपना नाम मेंशन कर दिया करेंगी तो मुझे इसमें इजी हो जाएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। बहरहाल हम आज की क्लास का आगाज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि कल की वीडियो किस किस ने देखी थी। वरीशा ने तो अपना बता दिया कि उन्होंने वो वीडियो देखी थी। बाकी फिजा और आज जो न्यू स्टूडेंट आई है हमारी एक, तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो मैं ग्रुप वगैरह के लिंक्स वगैरह सेंड कर दूंगा। मेक श्योर कि आपने गूगल क्लासरूम का जो ग्रुप है हमारा, मैंने वहां पर बनाया हुआ है, उसको आपने ज्वाइन किया हुआ हो, ताकि मैं जितना भी मटेरियल वगैरह मुझे शेयर करना होगा ना आप लोगों से, तो मैं वहां पर इजीली आप लोगों से शेयर कर सकूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप गूगल का जो क्लासरूम है वो भी ज्वाइन कर लें। और मैंने व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप बनाया है जहाँ पर मैं आपको मीटिंग का जो लिंक है वो मैं आपको दे सकूं, ताकि आप रोजाना की बुनियाद पे वहीं से ही, क्योंकि इस तरह बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं तो सब लोग को अलग अलग करके सेंड करने में मुझे बहुत उसमें प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है, अच्छा, हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कल का कुछ हाइलाइट्स वगैरह आपको बता देता हूँ कि कल हमने क्या किया था। कल हमने अपना कोर्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि हम कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। उसके अलावा मैंने समझाया था कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम इंस्टॉल करेंगे अपने पास यूज करने के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करने का तरीका और उसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन कल हमने किया था। आज हम उससे अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल की क्लास को दोबारा से गो थ्रू कर लेंगे, ताकि आज जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा इस बात में आइडिया हो सके। दूसरी बात ये कि अगर वो कल की पूरी डिटेल्ड क्लास देखना चाहें तो यूट्यूब पर वो भी मौजूद है, वो मैं आपको तमाम लिंक्स वगैरह सेंड कर दूंगा। जो नए पार्टिसिपेंट हैं हमें आज ज्वाइन किया है, आप यास्मीन से ही जो है ना मेरा जो लिंक है ना वो आप ले लेना, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना ताकि मैं आपको बाकी चीजें फराहम कर सकूं। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करें। रेडी हैं आप लोग? चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आप सबको पता है। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी। ठीक है, आप इस स्क्रीन को जिस तरह पिक्चर को जूम करके देखते हैं ना, इसी तरह से आप इस स्क्रीन को जूम इन या जूम आउट भी करके देख सकती हैं इजीली। ठीक है, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लाजमी है कि आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप हो, एक इंटरनेट हो। अगर आप क्लास को अपने मोबाइल से भी ज्वाइन करना चाहें तो मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर प्रिफर्ड मैं आपको यही करूंगा कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर से को यूज़ करते हुए इस क्लास को ज्वाइन करें, ताकि आपको जो इंटरफेस है वो अच्छा नज़र आए, क्योंकि आपके कंप्यूटर या जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन बड़ी है ना, तो इसीलिए वो आपको ज़्यादा इजी रहेगा देखने में। ठीक है, तो आप कोशिश ये क्या करें कि लैपटॉप या कंप्यूटर में आप अपने पास zoom.us इंस्टॉल कर लें, जिससे आप ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह को ज्वाइन किया करें। चलें, हम चलते हैं अपनी अगले सेशन की जानिब, जिसमें मैं सबसे पहले करता हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं अपने पास ओपन कर लेता हूँ। मैं जा रहा हूँ सिंपली स्टार्ट मेन्यू में। स्टार्ट मेन्यू में मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर रहा हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। कंप्यूटर में तमाम तरह ऐसे काम होते हैं जिनको करने के लिए उसके एक या दो से ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बेहतर तरीका वही समझाऊंगा कि आप विंडोज का बटन दबाकर कीबोर्ड से आर का बटन दबाएं। विंडोज का बटन आपने दबा कर रखना है और आर का बटन दबाना है। ठीक है, इससे रन कमांड ओपन हो जाती है। मैं इसको कीबोर्ड से आपको करके दिखा दूँ। ये देखिए, ये कीबोर्ड है।
आपने इस वाले विंडोज के बटन को दबा कर रखना है और फिर एक मतलब आर का बटन दबा देना है। जैसे ही आप इस विंडोज प्लस आर का बटन दबाएंगे तो लेफ्ट लोअर कॉर्नर पे आपके पास रन की जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप किसी भी प्रोग्राम का रन कमांड लिखेंगे, टाइप करेंगे और इंटर का बटन दबाएंगे तो कंप्यूटर उसको आपके लिए ओपन कर देगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे ओपन करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो रन कमांड है वो है विन, WIN WORD, बिना किसी स्पेस के, चाहे आप स्मॉल लेटर्स में लिखें या कैपिटल लेटर्स में लिखें, लिखकर आप जैसे ही इंटर करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। जब भी आप, जाहिर सी बात है, ये इसका वेलकम स्क्रीन है, वेलकम स्क्रीन में आपसे पूछता है कि आपको क्या चीज तैयार करनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, खाली डॉक्यूमेंट चाहिए जिसे मैं शुरू से बनाऊंगा। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और ये मेरे सामने मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने सामने ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस, इसका डिजाइन कुछ इस तरह से होगा। अगर आपके पास ये रूलर्स नजर नहीं आ रही है, स्केल नजर नहीं आ रही, तो इसको भी ऑन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपने व्यू के टैब में आना है और रूलर के चेक बॉक्स पे चेक लगा देना है। इस तरह से होगा बाय डिफॉल्ट, तो आपने इस पर चेक लगाएंगी तो ये रूलर आपके सामने नजर आ जाएगा। ठीक है। कल की क्लास में हमने देखा था कि बैकस्टेज व्यू किसको कहते हैं, और ये टैब्स कहलाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टैब्स हैं। इस पूरे एरिया को कहते हैं रिबन। इनके बाद इन टैब, इन ये जो होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग्स है, इसको हम टैब्स कहते हैं। ठीक है ना, TABS, टैब्स। हर टैब के अंदर अपने कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर होम के टैब में क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, स्टाइल्स का ग्रुप है। इसी तरह हर एक ग्रुप के अंदर अलग अलग तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है। तो इसको हम दोबारा से गो थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पर ये सबसे टॉप पे ये पूरा रिबन है। रिबन के अंदर अलग अलग तरह के टैब्स हैं, टैब्स के अंदर अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। रिबन है, टैब है, ग्रुप है और फिर ऑप्शंस हैं। ठीक है। यहाँ तक ये था हमारा इसका बेसिक इंटरफेस का इंट्रोडक्शन। और ये जो व्हाइट कलर में आपको ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है वर्टिकल, इसको कहते हैं, ये आपका डॉक्यूमेंट की बॉडी है, ये आपका पेज है, ये आपका सफा है जिस पर आप कुछ भी टाइप वगैरह करेंगे। बहरहाल, चलते हैं अपने अगले इसकी जानिब। तो यहाँ पर आपका जो माउस है, इस माउस का ये जो एरो है इसको कहा जाता है कर्सर, माउस कर्सर। ठीक है। ये जब ये इस तरह एरो बना हुआ है तो इसको कहते हैं हम कर्सर। ठीक है। और जैसे ही ये इस तरह से आई का बटन आ जाए आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, इसको हम कहते हैं आई बीम कर्सर। इस तरह से जो कर्सर होगा इसको हम कहते हैं, जो एरो होगा इसको कहते हैं माउस कर्सर। ठीक है। दूसरा जो इस तरह से आई बना हुआ है उसको कहते हैं आई बीम कर्सर। इस फॉन्ट स्टाइल में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा देखने में, तो मैं इस फॉन्ट स्टाइल को जरा सा चेंज कर देता हूँ। जी। इस तरह से जब ये आई आ जाए, जिस तरह अभी ये कर्सर जो है आपका आई बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं आई बीम कर्सर। और जैसे मैं इसको किसी ऑप्शन वगैरह के ऊपर ले जाऊंगा तो ये माउस कर्सर बन जाएगा। ठीक है। तो ये माउस का आपका कर्सर होता है। जब भी आपका आई बना हुआ है इसका मतलब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या टेक्स्ट के बीच में आप अपने माउस के कर्सर को ले जा सकते हैं। लेकिन जब भी ये एरो बना हुआ है इस तरह से, तो इसका मतलब आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या किसी चीज को आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले जो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ने जाएंगे वो होगा इसका फॉन्ट का ग्रुप। ठीक है। फॉन्ट के ग्रुप को भी मैं समझाने से पहले आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो टाइपिंग के कुछ बेसिक्स वगैरह हैं उनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट अपने सेशन की जाने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सबसे पहले तो बात ये आती है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज क्यों करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग
प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है? मिसाल के तौर पर आपको लीव एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई लेटर टाइप करना है, सीवी बनानी है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी टाइपिंग आ जाए, उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें बहुत सारी चीजें होती है वर्ड प्रोसेसिंग में, लेकिन इसका आप बेसिक यही समझ लें कि लेटर टाइप करना और एप्लीकेशन टाइप करने को वर्ड प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर कुछ तरह के रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। उनमें कुछ जो बेसिक रूल्स हैं वो है फॉन्ट स्टाइल्स, फॉन्ट साइज और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके फॉन्ट के स्टाइल्स के बारे में। फॉन्ट्स के स्टाइल्स क्या होते हैं और इनको हम क्यों यूज करते हैं? जब भी आप कोई लेटर टाइप करेंगे, कोई एप्लीकेशन टाइप करेंगे, उसके अंदर एक हेडिंग होगी, एक सब हेडिंग होगी और पैराग्राफ होगा। जिस तरह आप अपने बुक के अंदर, कॉपी के अंदर कुछ काम वगैरह करते हैं तो आप देखते हैं कि लेसन के जो नेम्स हैं वो बड़े अल्फाज में आ रहे होते हैं और जो लेसन के पैराग्राफ्स हैं वो छोटे अल्फाज में आ रहे होते हैं। इन दोनों में फर्क करता है आपके फॉन्ट का स्टाइल और उसका साइज। तो यहाँ पर मैं आपको चंद स्टाइल्स बताने वाला हूँ हेडिंग्स के लिए, कि आप हेडिंग्स के लिए कौन से वाले स्टाइल्स चूज करेंगे। ठीक है। तो हेडिंग के लिए सबसे पहले जो आप यूज करेंगी उसको कहा जाता है टाइम्स न्यू रोमन। इसके अलावा है हेलवेटिका और इसके अलावा है इम्पैक्ट। ठीक है। ये और इसके अलावा है कुरियर न्यू, या फिलहाल आप इसको छोड़ दें। ठीक है। ये तीन जो हमारे पास फॉन्ट्स के नेम्स हैं, फॉन्ट्स की स्टाइल्स हैं, इनको कहा जाता है, ये फॉन्ट्स के स्टाइल्स हैं, ये हम इस्तेमाल करेंगे हेडिंग्स के लिए। ठीक है। ये तीन है। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए मैं जितनी भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस सब की आप टेंशन ना लें, हम आगे चल के अपने क्लास में इसको सीखेंगे। इसके बाद आता है कि अगर हेडिंग्स के लिए या सब हेडिंग्स के लिए हम इस तरह के फॉन्ट स्टाइल यूज करेंगे तो हम पैराग्राफ के लिए कौन से वाले टेक्स्ट के स्टाइल्स यूज करेंगे? तो उनके लिए भी जाहिर सी बात है कुछ स्टाइल्स होंगे, जिनमें सबसे पहले है हमारे पास एरियल, उसके बाद है हमारे पास कैलिबरी, उसके बाद है हमारे पास कुरियर न्यू। ठीक है। ये तीन तरह के हमारे पास पैराग्राफ्स के स्टाइल्स हैं जो कि हम यूज करते हैं टू टाइप पैराग्राफ्स। अब बात ये आती है कि हेडिंग के स्टाइल्स क्यों अलग है और पैराग्राफ्स के स्टाइल्स क्यों अलग है। उसकी वजह अभी मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल आप एक लेसन टाइप कर रहे हैं, आपने उस लेसन का नाम लिखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने जाहिर सी बात है इसको बनाया हेडिंग, तो इसको हम हेडिंग की साइज देंगे, तो हेडिंग की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, तो मैं इसकी साइज को 24 कर देता हूँ। अब ये जो हमारी हेडिंग है इसको आप देख रहे हैं कि ये बड़े अल्फाज में आ चुकी है, और मैं इसको मजीद जूम करके दिखाता हूँ। और आप ये देखें कि हर इसका जो तमाम जो कोने हैं वो बिल्कुल नोक बने हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, पिन पॉइंट है। तो इसी वजह से हम हेडिंग्स के स्टाइल्स को अलग रखते हैं और पैराग्राफ्स के स्टाइल्स को अलग रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और, ये जो मैंने स्टाइल, जिस स्टाइल में इसको लिखा है, ये टाइम्स न्यू रोमन है, मेरे पास टाइम्स न्यू रोमन चलता हुआ आ रहा है। अगर आप इस स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं इस टेक्स्ट के, तो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इसके मोर ऑप्शन में आके ऊपर फॉन्ट के ग्रुप में फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके, ये पूरी लिस्ट है आपके सामने, इसमें से आप कोई सा भी स्टाइल चूज करेंगे और साथ साथ में आपका जो वर्ड है वो भी चेंज होता हुआ नजर आ जाएगा। मैंने इसमें फिलहाल सेलेक्ट किया हुआ है टाइम्स न्यू रोमन। मैं इसकी नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, तो मैंने इस वर्ड के एंड की लाइन पे क्लिक किया, लाइन के एंड पे क्लिक किया, इंटर का बटन दबाया और मैं दोबारा से एक और मेन हेडिंग बना लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इस वाली जो हेडिंग का स्टाइल है मैं उसको रखता हूँ इम्पैक्ट। ठीक है। तो मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर ये सारे नाम अल्फाबेट वाइज लिखे हुए, मैं इसमें नीचे आ जाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इम्पैक्ट लिखा हुआ है, मैंने इसको इम्पैक्ट में रखा। अब आप इन दोनों में फर्क देखें, ये भी हेडिंग है और ये भी हेडिंग का फॉन्ट है, लेकिन अगर मैं इसी इम्पैक्ट को अपने पैराग्राफ के अंदर टाइप करना के लिए यूज करूंगा
तो ये इम्पैक्ट छोटे साइज में बहुत मुश्किल से रीडेबल हो सकेगा, इसको पढ़ने में बहुत मुश्किल आ सकेगी। ठीक है, इसी वजह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग में या जहां पर भी टाइपोग्राफी यूज हो रही हो, वहां पर हेडिंग के स्टाइल्स अलग और पैराग्राफ के स्टाइल्स को अलग रखा जाएगा। इसी इम्पैक्ट को अगर मैं अपने पास पैराग्राफ में यूज करूं, पैराग्राफ के लिए इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूं अपने इंडेंटेशन को, और मैं इसकी जो टेक्स्ट की स्टाइल है, इसका जो साइज है, मैं इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये मेरे पास मेरा पैराग्राफ है, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, इसके अलावा एक मैं आपको रैंडम पैराग्राफ टाइप करके दिखाता हूँ और मैं आपको जिसमें समझाता हूँ कि ये अगर पैराग्राफ में इसको लिखूं तो ये किस तरह से नजर आएगा। ये देखें, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। आपको यकीनन ये बहुत मुश्किल हो रही होगी इसको रीड करने में। उसकी वजह यही है कि हमने अपने पैराग्राफ को टाइप करने के लिए गलत फॉन्ट का स्टाइल चूज किया हुआ है। इसके बाद दोबारा से मैं इसको पैराग्राफ की कोई दूसरी वाली कोई भी एक जो स्टाइल है वो सेलेक्ट करके मैं इसके लिए एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ। तो आप देखें, मैं यहाँ पे आके एरियल चूज करता हूँ। एरियल को चूज करने के बाद मैं लिखता हूँ दिस इज आ पैराग्राफ। तो आप वाज़े तौर पर फर्क देख सकते हैं कि इस वाले टेक्स्ट को रीड करना ज्यादा आसान है या इस वाले को। जाहिर सी बात है, ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है इसको रीड करना ज्यादा आसान है। तो आपने हमेशा यही करना है कि जब भी आप लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे या कोई भी आपने वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हो और आपको उसमें पैराग्राफ के लेवल का काम करना हो, तो आपने पैराग्राफ के ही स्टाइल का कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ना कि किसी हेडिंग के स्टाइल का सिलेक्ट करना है। ठीक है, और मैं दोबारा से आपको यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ लिखकर दिखाता हूँ। ये देखें, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एक रैंडम पैराग्राफ लिखा है जो कि बिल्कुल ऊपर वाली की तरह है। इसका टेक्स्ट भी वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन दोनों की रीडेबिलिटी आप चेक करें कि दोनों में जो देखने का फर्क है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, नीचे वाला जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसको रीड करना बहुत ज्यादा इजी है, और ऊपर वाला जो टेक्स्ट है इसको रीड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए आप ये इन तीनों में से कोई एक चूज करेंगी, वो बाकी आपके डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर कि आप क्या काम करने जा रहे हैं। उसी हिसाब से आप अपने पास अपना फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चूज करेंगे। इसमें मैंने आपको टाइम्स न्यू रोमन दिखा दिया, इम्पैक्ट दिखा दिया। अब मैं आपको हेलवेटिका भी दिखा देता हूँ कि हेलवेटिका किस तरह से होता है। मैं इसको भी लिखने के लिए हेलवेटिका, इसको मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मेन हेडिंग लगा देता हूँ। हेडिंग को सिलेक्ट करके मैं इसको चूज करता हूँ हेलवेटिका। ठीक है, H फॉर हेलवेटिका, तो मैं इसको हेलवेटिका यहाँ से रख देता हूँ। अच्छा, हमारे पास हेलवेटिका की जो हेडिंग है वो शायद मौजूद नहीं है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम अपने अगली क्लास में या फिर कभी इसको देख लेंगे। बाकी आप टाइम्स न्यू रोमन की जो स्टाइल है वो बेस्ट है फॉर क्रिएटिंग मैन हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। सब हेडिंग और मैन हेडिंग के लिए जब भी आप यूज करेंगे तो आप कोशिश क्या करें कि आप टाइम्स न्यू रोमन यूज करें, और जब भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो एरियल या कैलिबरी आप यूज करें, क्योंकि इन दोनों में बहुत वाज़ेह तौर पे फर्क नजर आता है कि कौन सा वाला हेडिंग और कौन सा वाला पैराग्राफ है। मैंने आपको इसमें एरियल दिखाया, एरियल के अलावा मैं आपको कैलिबरी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कैलिबरी चूज किया। कैलिबरी चूज करने के बाद दोबारा से मैं एक रैंडम पैराग्राफ बना लेता हूँ। ये आपकी मर्जी है कि आप पैराग्राफ को टाइप करने से पहले वो स्टाइल चूज करते हैं या पैराग्राफ के लिखने के बाद स्टाइल चूज करते हैं। लिखने से पहले या लिखने के बाद, इन दोनों को कहा जाता है प्री फॉर्मेटिंग या पोस्ट फॉर्मेटिंग। प्री फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि पहले से ही आप अपने स्टाइल को सेट करें, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करें। और पोस्ट फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि पहले आप लिख लें और उसके बाद आप उस जो अपनी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वो आप करें। उसके अलावा ज्यादातर प्रिफर्ड ये किया जाता है कि आप प्री फॉर्मेटिंग यूज करें। प्री फॉर्मेटिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पर अपने लिए एक पैराग्राफ टाइप करना है। उस पैराग्राफ को टाइप करने के लिए मैं सबसे पहले पैराग्राफ का स्टाइल सिलेक्ट करूंगा। पैराग्राफ का स्टाइल मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पर कुरियर न्यू। मैं फॉन्ट के लिस्ट में आता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कुरियर न्यू। मैंने जैसे कुरियर न्यू को सिलेक्ट किया, कुरियर न्यू को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे टाइपिंग वगैरह कर सकता हूँ।
दिस इज अ पैराग्राफ। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। इसको कहते हैं प्री फॉर्मेटिंग। क्योंकि मुझे कुरियर न्यू में एक लाइन लिखनी थी, तो मैंने पहले ही अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज किया हुआ है और उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया है। अगर हम बात करते हैं प्री फॉर्मेटिंग की, तो उसका तरीका ये है कि आप सबसे पहले सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज अ पैराग्राफ। मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ पैराग्राफ। दिस इज अ पैराग्राफ लिखने के बाद अब मुझे करना ये था इसको, कि इसको मैंने एरियल के अंदर सेट करना है। इसका जो फॉन्ट स्टाइल है मुझे एरियल लिखना है, तो मैंने लिख पहले ही लिया, लेकिन मैं इसका स्टाइल बाद में सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एरियल। ठीक है, तो ये देखा हमने आपने कि मैंने यहाँ पे पहले टेक्स्ट लिखा और उसको बाद में मैंने चेंज कर दिया। इसे कहा जाता है पोस्ट फॉर्मेटिंग। और ऊपर वाला जो तरीका मैंने बताया उसको कहा जाता है प्री फॉर्मेटिंग। अब आप पूछ रहे होंगे कि इसमें ज्यादातर कौन सा वाला यूज होगा या कौन सा वाला बेहतर है, तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्री फॉर्मेटिंग करें, पहले से फॉर्मेटिंग को सेट करें, उसके बाद अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू करें, ताकि आपको बार बार टाइपिंग के दौरान अपनी जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है उसको चेंज करना ना पड़े। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया कि हेडिंग के लिए कौन सा वाला स्टाइल यूज होगा और पैराग्राफ के लिए कौन सा वाला स्टाइल चूज होगा। कभी भी जब भी आप वर्ड प्रोसेसिंग करेंगे, ये बेसिक्स आपको आना और इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जो भी लेटर या एप्लीकेशन वगैरह टाइप कर रहे हो वो स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि आपने लेटर टाइप किया हुआ है और उस लेटर की जो फॉन्ट की स्टाइल है, जो वर्ड प्रोसेसिंग है और उसमें जो फॉन्ट का स्टाइल है वो इस तरह से हो, वो आउट ऑफ द स्टैंडर्ड हो जाएगा, बिल्कुल घटिया काम हो जाएगा वो। तो आपने इसमें हमेशा रूल्स को फॉलो करना है जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वर्ड प्रोसेसिंग को करने के लिए। और सबसे अच्छा जो क्लर्क होता है, जो वर्ड प्रोसेसर होता है, वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखता है। तो आपने भी अब हमेशा से इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने ये इसमें याद रखना है कि कौन से वाले फॉन्ट्स को हम हेडिंग्स के लिए यूज करेंगे और कौन से वाले फॉन्ट्स को हम पैराग्राफ्स के लिए यूज करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है फॉन्ट के साइजेस की, कि आप कौन सा वाला फॉन्ट साइज पैराग्राफ के लिए यूज करेंगे और कौन सा वाला फॉन्ट साइज हेडिंग्स के लिए यूज करेंगे। फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं फॉन्ट साइज फॉर हेडिंग्स। जो मेन हेडिंग्स होती हैं और जो सब हेडिंग्स होती हैं उनके अंदर कुछ फर्क होता है, कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने हेडिंग का साइज कौन सा लिया हुआ है, उसी के मुताबिक आप सब हेडिंग का साइज लेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक लेटर टाइप कर रही हैं जिसकी जो मेन हेडिंग है वो बिल्कुल थोड़ी सी है, छोटी सी है, 2 3 या 4 अल्फाज के करीब है, तो आप उस वर्ड की जो साइज है उसको रखेंगे 24। ठीक है। तो सबसे जो मेन हेडिंग होगी उसका साइज होगा 24। ठीक है, मैं यहाँ पे 24 कर देता हूँ, 24। ठीक है। अब बारी आती है सब हेडिंग की। अब आपने ये तो देख लिया कि मैं इसको भी 24 कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये हमारे पास एक मेन हेडिंग है। उसके बाद मैं नीचे आपको एक सब हेडिंग बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक ये सब हेडिंग। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये एक मेन हेडिंग है और नीचे वाली तो मैंने कहा है कि ये सब हेडिंग है। तो सब हेडिंग का मतलब वो मेन हेडिंग से थोड़ी छोटी होनी चाहिए। अब वो कितनी छोटी होनी चाहिए, आप उससे 4 फॉन्ट साइज छोटा कर दें इसको। मतलब ऊपर वाले को आपने 24 किया हुआ है, तो इसको आप 20 कर दें, ताकि रीड करने वाले को वाज़ेह तौर पे फर्क समझ आ सके कि कौन सी वाली इसमें मेन हेडिंग है और कौन सी वाली इसमें सब हेडिंग है। ठीक है। सब हेडिंग और मेन हेडिंग के बाद अब बारी आती है पैराग्राफ के साइज की, कि अब आपने पैराग्राफ का साइज कौन सा वाला लेना है। मैं यहाँ पे इसको पहले ही प्री फॉर्मेटिंग कर, अब मैं यहाँ पर टाइप करने जा रहा हूँ एक पैराग्राफ, तो जाहिर सी बात है मैं इसमें स्टाइल भी पैराग्राफ का लूंगा और इसमें साइज भी पैराग्राफ का लूंगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ पैराग्राफ।
ठीक है। पैराग्राफ की जो साइज होगी वो होगी 20, ओ सॉरी 14 होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर 1 के पहले केस में मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपकी हेडिंग 2 से 3 अल्फाज की है तो आप उसका साइज रखेंगी 24 और फिर सब हेडिंग का आप साइज रखेंगी 20। उसके अलावा अगर आपके पैराग्राफ की साइज जो है और सब हेडिंग की साइज जो आपकी 20 है तो आप पैराग्राफ का साइज रखेंगे 14, ताकि इन तीनों के अंदर वाज़ेह तौर पे रीड करने वाले को फर्क समझ आ सके कि कौन सा वाला पैराग्राफ और कौन सी वाली सब हेडिंग है। इसके अलावा केस नंबर 2, अब आपके पास एक ऐसा केस है जिसमें आपके पास मेन हेडिंग बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी है कि आप 24 में उसको जब कर रहे हैं तो वो 2 लाइंस में आ रही है और आप नहीं चाहते कि वो 2 लाइंस में आ जाए। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक हेडिंग है, मेन हेडिंग है और मैंने इसको हेडिंग के फॉन्ट्स के साथ लिखा हुआ है। अब मसला शायद आपको ये होगा कि ये जो हेडिंग है इसका साइज बहुत बड़ा है और ये या तो इससे भी ज्यादा बड़ी आपके पास कोई हेडिंग है और नहीं चाहती आपके उस वो हेडिंग जो है 2 लाइंस में आए, वो किसी वजह से इस तरह से 2 लाइंस में आ रही होगी, तो आप नहीं चाहते कि वो 2 लाइंस में आए। फॉर एग्जाम्पल कभी भी ऐसा काम आ सकता है कि आपके पास कोई बड़ी हेडिंग हो सकती है जो कि 2 लाइंस में आ रही हो, तो उसके लिए आपको क्या फॉलो करना है कि आप अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करें, हेडिंग को सिलेक्ट करके उसका साइज शुरू से ही आप रखें इसको 20। जब आपने अपनी मेन हेडिंग का साइज 20 रखा हुआ है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे, ये मैं आपको इसका आफ्टर बिफोर करके दिखा देता हूँ। ये इसका साइज जो है ये 24 है और इस वाली का साइज मैं 20 कर देता हूँ। ये मैंने 20 कर दिया। अब देखें किस तरह से दोनों में फर्क नजर आ रहे हैं। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी हेडिंग हो जो कि 24 के फॉन्ट के अंदर कुछ ज्यादा बड़ी नजर आ रही हो तो उसका साइज आप उसको 20 कर दें, इस तरह से कर दें। फिर अगर आपने सब हेडिंग को मेन हेडिंग को 20 कर दिया है तो आप सब हेडिंग को 18 कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये 24 है, ये 20 है, लेकिन इस केस में मैं अपनी हेडिंग को कर रहा हूँ 20। ये यही समझ लें कि ये हमारी मेन हेडिंग है। ठीक है, जिसको मैंने लिखा हुआ है 20 में। 20 में भी देखिए ये बड़ी हो रही है। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। इसके बाद ये मेरी सब हेडिंग है जिसमें मैं ये लिख रहा हूँ कराची इज द बेस्ट सिटी। ठीक है, अब ये हमारी सब हेडिंग है। हमने इस सब हेडिंग को कौन से वाले फॉन्ट साइज में लिखा, हमने इसको लिखा 18 में। जब आप ऊपर वाले मेन हेडिंग को 20 कर देंगी दूसरे केस में तो आप सब हेडिंग को 18 करेंगी। मकसद सिर्फ कहने का ये कि आपके हर फॉन्ट के लेवल के अंदर फर्क होना चाहिए, 1 से 2 फॉन्ट साइज वो छोटा होना चाहिए, 4 फॉन्ट साइज छोटा होना चाहिए। अगर आपने सब हेडिंग को 18 किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पैराग्राफ को 14 में कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रीफर ये होगा कि अब आप अपने पैराग्राफ के साइज को 12 कर दें, क्योंकि एरियल को जो फॉन्ट साइज है वो 14 और 12 में इजीली रीड हो सकता है। ये देखें, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, इज इक्वल टू रैंडम। ये जो मैं रैंडम का ये फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ जिससे खुद ब खुद एक पैराग्राफ बना हुआ आ रहा है, इसको कहते हैं रैंडम टेक्स्ट। ठीक है, रैंडम टेक्स्ट फॉर्मूला। आपने इसमें इज इक्वल टू लगाना है, RAND ब्रैकेट ओपन 1 ब्रैकेट क्लोज। अगर आप 1 की जगह 2 लिखेंगे तो एक की जगह 2 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसके बाद जैसे ही मैं इसको इंटर करूंगा ब्रैकेट क्लोज करके उसमें एक पैराग्राफ बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए इसमें पैराग्राफ बन गई, एक पूरी रैंडम पैराग्राफ बन गई। ठीक है, तो आज हमने देखा कि हम किस तरह से मेन हेडिंग का स्टाइल, सब हेडिंग का स्टाइल, पैराग्राफ का स्टाइल सेट करते हैं, किस कौन से वाले काम को करने के लिए किस तरह के फॉन्ट का स्टाइल इसमें यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर ही पोस्टपोन करते हैं। कल हम इंशाल्लाह रीड करेंगे कि
टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है, ठीक है, जिसमें हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह सीखेंगे, फॉन्ट को बड़ा छोटा किस तरह से किया जाता है या किस तरह से कर सकते हैं। आज आप लोग का टास्क ये है कि आपने इसी तरह से एक डॉक्यूमेंट टाइप करना है जिसमें आप अपने मेन हेडिंग के स्टाइल्स के नाम लिखेंगे, उनके साइज लिखेंगे, पैराग्राफ के स्टाइल्स के नाम लिखेंगे और उनके भी साइज लिखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें इस तरह से पैराग्राफ वगैरह टाइप करके देख सकते हैं, आप फ़ॉन्ट्स वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन से वाले स्टाइल पे आपका फ़ॉन्ट कितना बड़ा होता है या कौन सा वाला स्टाइल का नाम क्या है और कौन सा वाला स्टाइल आपका फेवरेट है इसमें, ठीक है। तो ये आपको यही देखना है कि किस तरह से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको मजीद उसकी लुक को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो चैट में सवाल पूछ सकता है। आप में से है किसी का कोई सवाल? ठीक है, अगर आप ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं तो हम आज की क्लास यहीं पर ही पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल हम वर्ड की जो टेक्स्ट की जो फॉर्मेटिंग वगैरह है वो सब कुछ हम सीखेंगे। उसके अलावा फिर हम इंशाल्लाह कल दोबारा 11 बजे क्लास होगी। अगर आप लोगों में से किसी का भी फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहता हो तो वो ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल। जी, आप सवाल कर सकती हैं।